तो अभी 26 से लेके जो 30 तक के एमसीक्यूज है ना, ये ओरिजिनल वीडियो पे जो इस पास पेपर की है उसमें रिकॉर्ड नहीं हो सके, सॉफ्टवेयर में कुछ इशू हो गया था। तो ये मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ इस पे। ये 26 से लेके 30 तक मैं एमसीक्यूज नवंबर 2021 का जो पेपर 1-3 है उसके करूंगा। या हार्डली आपकी 5 से 6 मिनट्स की वीडियो होगी, ताकि कि कंप्लीट पेपर का एक्सपोजर आप लोग को मिल जाए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ बिजनेस। अब इसमें देखिए पर यूनिट डेटा नहीं दिया हुआ, तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट से ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू नहीं निकाल सकते। तो उस पर वो दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा जिसपे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। अब हम रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट से इसका कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ अगर 650 में से 390 माइनस करते तो हमारा सीएस रेशियो आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सॉरी टोटल। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन 260,000 है। और अब हम चाहे तो सीएस रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमारा सीएस रेशियो 40% है। अब ब्रेक इवन निकालना है तो सारी फिक्स कॉस्ट हम ऐड करेंगे, 150 प्लस 90, तो ये हमारा 240,000 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ब्रेक इवन में सेल्स रेवेन्यू से वो रेवेन्यू निकाल लो जिससे हमारी सारी कॉस्ट कवर हो। तो फिक्स कॉस्ट हम यहाँ टोटल में लेंगे, सारी फिक्स कॉस्ट लेंगे डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। या तो आप 0.4 ले लें या 40% पे टाइप कीजिएगा कैलकुलेटर। 40 लिखेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो हमारा ब्रेक इवन इन रेवेन्यू जो है वो 600,000 होगा। तो इस एमसीक्यू का आंसर डी होगा। फिर ये पूछ रहे विच स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग आर करेक्ट। फिक्स कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन 1 तो वैसे ही गलत है। तो जिसमें 1 आंसर है उसको आप कट कर दें। 2 सही है। तो फिक्स कॉस्ट को हम टोटल में डिडक्ट कर देते, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकालते हो, फिक्स कॉस्ट को बस टोटल माइनस कर देते, वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए यूज नहीं आता, तो उसको बस एक्सपेंस के तौर पे राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो 2 बिल्कुल सही है। तो जिसमें 2 नहीं होगा वो सभी काट दें। अच्छा फिर वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी। तो मार्जिनल कॉस्ट में इन्वेंटरी वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन पे की जाती है, तो 3 भी सही है। तो इसका आंसर सी होगा। अच्छा 4 आपका नॉनसेंस स्टेटमेंट है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, टोटल में एज एक्सपेंस राइट ऑफ नहीं होता। फिर ये आपका एमसीक्यू नंबर 28 है। अभी वर्किंग मैंने पिछली वीडियो में की थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो जब भी हमारी किसी रिसोर्स की शॉर्टेज हो तो हम, जैसे इसमें लेबर आवर शॉर्ट है, तो हम इसमें कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कैलकुलेट करेंगे। इसको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जो भी चीज लिमिटेड है, लिमिटिंग फैक्टर है, उसको वो पर यूनिट से आप करवा दें। तो यहाँ लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए, लेबर आवर्स भी एक यूनिट के ही होने चाहिए। तो यहाँ सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली लेबर आवर्स भी एक यूनिट के ही दिए होंगे उसने। तो ए तो यूजलेस ऑप्शन है क्योंकि इसको तो कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है, तो उसको तो कोई फायदा ही नहीं है प्रोड्यूस करने का। बी का जो है पहले कंट्रीब्यूशन 35 माइनस 10 करे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 होगा, लेबर आवर्स पर यूनिट 5 है, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर 5 हो गया। इसका कंट्रीब्यूशन 20 होगा, डिवाइड पर 2 करते कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर 10 हो जाएगा। 75 माइनस 57 से कंट्रीब्यूशन 18 आएगा पर यूनिट, उसको डिवाइड बाय इसको लेबर आवर 3 लेबर आवर से डिवाइड कर दे तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आ गया। तो अब उसने इससे पूछा यही है कि पहले किसको प्रोड्यूस करेंगे। तो जिसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज्यादा होगा उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, तो वो प्रोडक्ट सी है। तो इस एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन सी होगा।
व्हाट डस व्हेन डस प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट कॉस्ट बिहेवियर। तो सबसे पहली बात तो याद रखिए, कॉस्ट वॉल्यूम सीवीपी एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग का हिस्सा है। तो जिन ऑपरेशन में एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट करते हैं, तो आपके पास दो मार्जिनल के बच रहे हैं इसमें। तो सीवीपी एनालिसिस में ये होता है कि अगर हमारा यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, आउटपुट लेवल चेंज हो रहा है, तो उसका रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट होंगे। तो टाइम पीरियड के हिसाब से हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का एनालिसिस, टाइम पीरियड चेंज होने की वजह से कॉस्ट सीवीपी का एनालिसिस नहीं करते। आउटपुट लेवल चेंजेस होते तो हम सीवीपी का एनालिसिस करते हैं। तो वो बात जो है वो ऑप्शन डी में प्रिसाइसली हमें पता चल रही है पढ़ के। तो इसका आंसर डी होगा। अच्छा, बजट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, मैनेज फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट के लोग अलग होते हैं, वो बजट्स बनाते हैं। और एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है, कंपनी जो बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मिलकर बजट बनाते हैं, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बना है। मॉनेटरी वैल्यूज, अच्छा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा कर रहा हूँ। A2 में जब इंशाल्लाह बजट करेंगे ना तो सही है, बजट जो है वो नंबर्स पे ही बेस्ड होता है, लेकिन उसमें मॉनेटरी वैल्यू से डॉलर अमाउंट्स नहीं होती। उसमें लेबर आवर्स भी हम फोरकास्ट करेंगे, उसमें मटेरियल कितना किलोज में रिक्वायर्ड है वो हम फोरकास्ट करेंगे, प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट्स भी हम फोरकास्ट करेंगे। ये डिफरेंट बजट्स बनते हैं। तो बजट में मॉनेटरी वैल्यूज के अलावा ये वैल्यूज भी डिफरेंट यूनिट्स की होती है, तो इसलिए सी तो वैसे ही इसलिए सही नहीं हो सकता। कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है तो ये अप्रूव होना शेयर होल्डर से ये कोई मेक सेंस नहीं करता जो है, ना इस बात की कोई सच्चाई है। दे कैन आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर्स, तो सबसे जो उस पर बेस्ट ऑप्शन है वो इस पे बी है। क्योंकि अब सपोज करें पाकिस्तान की एग्जांपल लेते कि जब वो लोकस ने अटैक किया था क्रॉप से, तो कॉटन की भी शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि उन्होंने कॉटन क्रॉप्स को भी अटैक किया था। तो उसकी वजह से टेक्सटाइल कंपनीज को अपने प्रोडक्शन के और सेल्स के टारगेट्स कम करने पड़े। तो वो उनकी लेबर के बजट को भी इफेक्ट करेगा, वो उनके मटेरियल के बजट को भी इफेक्ट करेगा, वो उनके प्रोडक्शन और सेल्स को भी इफेक्ट करेगा, और उनकी पूरी प्लानिंग को। तो लिमिटिंग फैक्टर का अंदाजा होना जो है वो वाइटल कंपोनेंट है बजटिंग का। क्योंकि अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो हमारा पूरे बजट जो है वो उसके आसपास रिवॉल्व करेंगे। तो इसलिए लिमिटिंग फैक्टर अगर आपका कोई है तो आपके बजट्स को स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा।